नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर मानव भूगोल की शाखाओं को जो है डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में। मानव भूगोल का जो अस्तित्व है वो भौतिक भूगोल से आया है और इसको हम द्वैतवाद के नाम से जानते हैं कि जब मानव भूगोल का एक स्वतंत्र भूगोल के रूप में विकास हुआ भौतिक भूगोल से, और इस शाखा का जो प्रादुर्भाव है वो जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल ने विशेष तौर से किया था। इसके बाद फ्रांस में मानव भूगोल का काफ़ी विकास हुआ और उसके बाद ये जो मानव भूगोल है इसके विकास में इंग्लैंड, अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और रशिया, पोलैंड और बाद के अंदर पूरे विश्व में जो है मानव भूगोल के ऊपर बातें स्वतंत्र रूप से होने लगी। और मानव भूगोल के विकास के साथ साथ मानव भूगोल की अपनी स्वतंत्र शाखाओं का विकास हुआ। जो जो काम मानव ने इस धरातल पर अपने विकास के लिए किए वो सारे सांस्कृतिक तत्वों के रूप में हम जानते हैं। और उस सांस्कृतिक तत्वों की अगर हम बात करें, मानव भूगोल की शाखाओं की बात करें, तो मानव जब समाज में रहता था और सबसे पहले उसने अपने क्रियाकलापों में समाज जो है बनाए, तो सबसे पहले जिस भूगोल का विकास उसने किया वो था सामाजिक भूगोल। और उस सामाजिक भूगोल में हमने देखा कि मनुष्य किस प्रकार दुनिया के विभिन्न भागों में अपने अपने मानव ने समाज विकसित किए और उन समाजों की अपनी एक रीति रिवाज या एक शैली जो जिसको हम कह सकते हैं विकसित हुई। और उसके बाद धीरे धीरे मानव अपने विशेष सामाजिक संगठनों के अंदर जो है संगठन पैदा करता चला गया। अगर हम बात करते हैं भूगोल के अंदर कि हम भूगोल में इस चीज को देखने का प्रयास करते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो मानव भूगोल हो, तो भूगोल का जो प्रथम प्रयास रहता है पृथ्वी के इस धरातल पर जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास हम जो है इस भूगोल में करते हैं। और इसी प्रकार दुनिया के विभिन्न भागों में किस प्रकार मानव समाज विकसित हुआ और उन समाजों की अपनी क्या जो रीति रिवाज है वो किस प्रकार से विकसित हुए, उनके ऊपर उन भौगोलिक वातावरण का या क्षेत्रों का क्या प्रभाव रहा जिसके कारण वो एक समाज विकसित या एक जो है विशेष प्रकार के समाज में, अगर हम अफ्रीका को देखें या अमेरिका को देखें या भारत को देखें या प्राचीन सभ्यताओं को देखें, तो अलग विशेष प्रकार के जो समाज हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। और इन सब का अध्ययन हम जो है सामाजिक भूगोल में करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मानव ने धीरे धीरे जब मानव की जो है संख्या बढ़ने लगी तो मानव एक जनसंख्या के रूप में एक संसाधन जो है बन गया। तो इस प्रकार एक जनसंख्या भूगोल का जो है हम इसमें मानव शास्त्र में अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। कहीं जनसंख्या अधिक होती है, कहीं कम होती है, कहीं न्यून होती है। तो वो पृथ्वी के धरातल पर जो भी भौगोलिक वातावरण पाए जाते हैं उसके अनुकूल जो है जनसंख्या का विकास होता है। अगर हम देखते हैं तो दक्षिण पूर्वी एशिया को अगर हम देखें तो वहाँ की जलवायु, वहाँ की जो कृषि है, जो भौगोलिक वातावरण है वो अत्यंत उपयुक्त है जनसंख्या के वृद्धि के लिए। जबकि अगर हम ठंडे प्रदेशों को देखें तो वहाँ जलवायु के कारण जो है जनसंख्या न्यून पाई जाती है। लेकिन विश्व के बहुत सारे भाग ऐसे हैं जो या तो बहुत ज़्यादा गर्म हैं या बहुत ज़्यादा ठंडे हैं या जंगलों के अंतर्गत आते हैं, वहाँ जनसंख्या नहीं के बराबर जो है पाई जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक भूगोल। मनुष्य जब पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने लगा और उनके अंदर चीज़ों का आदान प्रदान होने लगा, नवीन खोजें वो करने लगा, तो सबसे पहले उसने पृथ्वी के धरातल से अपने उपयोग में काम आने वाले जिन साधनों को खोजा उनको हम संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। चाहे वो संसाधन जो है हमें पृथ्वी के धरातल या भूगर्भ से प्राप्त होते हों या वो बाहरी वातावरण से प्राप्त होते हों, वो समस्त जो संसाधन है जैसे धात्विक, अधात्विक या सौर ऊर्जा या अन्य प्रकार के जो संसाधन हैं वो, तो सभी संसाधनों का जो हम अध्ययन है वो संसाधन भूगोल के अंतर्गत करते हैं।
इसके पश्चात मनुष्य जब अपनी सभ्यताओं का विकास करने लगा और उस विकास के माध्यम से उसने पहला जो काम किया वो था या तो शिकार करना या मछली पकड़ना, या फिर वो जंगलों से भोजन एकत्रित करता था। लेकिन जैसे ही वो सभ्य समाज में आने लगा उसने खेती करना सीखा, और जब वो जंगलों से नदी किनारे गया, खुले मैदानों में गया, तो वहाँ उसने एक विस्तृत खेती जो है वो शुरू की और एक व्यवसाय के रूप में शुरू की। आज जो खेती है वो वर्तमान में बाजारोन्मुख है, जो पहले जीवन निर्वाहन के लिए की जाती थी। तो इस प्रकार जो है कृषि का विकास हुआ और कृषि भूगोल एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित हुआ। आज विश्व के विभिन्न भागों में जो कृषि पदार्थ उत्पादित किए जाते हैं उनका अगर हम देखते हैं तो एक विशेष जो है उत्पादन क्षेत्र है, जहां पर वहाँ के जो लोगों की सोच है, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप जो है, जैसे चाय जो है ढालू या गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पैदा होती है, जबकि गेहूं जो है ठंडे क्षेत्रों में पैदा किया जाता है, या कॉफी गर्म क्षेत्रों में पैदा होती है, या अगर मैं रबड़ की बात करूं तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पैदा होता है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो कृषि है वो अपनी एक स्वतंत्र शाखा के रूप में कृषि भूगोल के रूप में जो है मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। इसके बाद मैं बात करूं कि मानव ने अपने जो विश्व के विभिन्न स्थानों में जो अपना निवास किया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाने लगा, और उस जाने के लिए जो है उसने पहिए का आविष्कार किया और पहिए के बाद उसने सड़कों के द्वारा, तो इस प्रकार हम देखते हैं परिवहन भूगोल का विकास हुआ, जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों को भेजने लगा। और ये जो परिवहन है ये स्थल मार्ग पर भी, जल मार्ग पर भी और वायु मार्ग पर भी विकसित किया गया, जो आज एक किसी समय में विश्व जो था वो अत्यंत दूरी मानी जाती थी, आज समस्त विश्व कुछ ही घंटों की दूरी पर एक दूसरे से जुड़ गया है। तो ये सब परिवहन के साधनों के विकास के कारण ही संभव हुआ। पहले पुराने जमाने में जहाँ घोड़े और बैलगाड़ी के साथ यात्राएं की जाती थी, घोड़ा या अन्य जो जानवर थे वो परिवहन के मुख्य साधन थे, वहीं आज सुपरसोनिक जेट या सामान ढोने के लिए एयरशिप कार्गो और जो विशेष प्रकार की रेलें बनाई जाती हैं जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाती ले जाती हैं। तो विश्व में भौगोलिक रूप से किस प्रकार परिवहन साधनों का विकास हुआ। आज समुद्र के अंदर जो है विशेष प्रकार के जो जहाज चलते हैं वो सामान को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, और परिवहन के साधनों के साथ उनका शीतलन का भी जो है विकास हुआ, जिसके कारण चीजें खराब नहीं होती हैं। तो इस प्रकार परिवहन भूगोल एक स्वतंत्र भूगोल के रूप में आज विश्व में जो है एक अध्ययन के रूप में लिया जाता है। इसी प्रकार हम देखें औद्योगिक भूगोल की, जब मनुष्य ने संसाधन खोजे, नई नई जो आविष्कार किए खेती के द्वारा भी, तो किस प्रकार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने उद्योगों को जन्म दिया, और जो उद्योग हैं वो किस प्रकार और कहाँ लगाए जाते हैं, चाहे वो कृषि आधारित उद्योग हो, चाहे वो धातु के आधार पर उत्पन्न किए जाने वाले उद्योग हो या अन्य प्रकार के जो उद्योग हों, सभी उद्योगों का विकास कहाँ पर किस रूप में होता है, उद्योगों के लिए किस प्रकार की जो है लेबर की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार कच्चे पदार्थों का जो है वहाँ पर वो आता है, किस प्रकार पूंजी का निवेश उन उद्योगों में किया जाता है, किस प्रकार परिवहन के साधनों के द्वारा भी उद्योगों का विकास किया जाता है, कहीं आयात कहीं निर्यात की सुविधा जो है किस प्रकार होती है, और किस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। इस जो शाखा में हम इस प्रकार औद्योगिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं व्यापारिक भूगोल कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उद्योग है, कृषि है या अन्य प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उनके बीच में व्यापारिक संबंध किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। जहां तक अगर मैं मानव भूगोल की बात करूं तो इसका विकास होने के साथ साथ 1950 तक, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आते आते समस्त पृथ्वी पर राजनीतिक सीमाएं एक देशों के रूप में बन चुकी थी। ज्यादातर जो
स्थान थे वो देशों के रूप में जाने जाने लगे और इस प्रकार विश्व के विभिन्न भागों में जो है अपने अपने देशों की सरकारों के द्वारा अपने क्षेत्रों का निर्माण किया गया और इसके कारण विश्व में एक राजनीतिक क्षेत्रों की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। जैसे मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की तो वो अपने तेल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर मैं बात करूं दक्षिणी हिंद महासागर या इंडो चाइना सी की तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है। इसी प्रकार मध्य एशिया या अटलांटिक महासागर की बात करें तो उसका अपना एक महत्व है, या अगर मैं जिब्राल्टर की बात करूं तो जिब्राल्टर का एक जो है वो महत्व अपना है। तो इस प्रकार जो भू राजनीतिक जो सिचुएशन है उसका अध्ययन जो है हम भूगोल राजनीतिक भूगोल में करते हैं। इसके बाद ही अगर मैं बात करूं तो 1950 के बाद नवीन भूगोल का विकास होने लगा। खास तौर से अगर हम देखें तो व्यवहारिक भूगोल ये मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है और इस शाखा के अंतर्गत मानव समाज किस प्रकार का व्यवहार करता है, क्या उस व्यवहार के पीछे वहाँ के भौगोलिक वातावरण का भी असर होता है, कहीं पर उसके व्यवहार में जो है उसके क्षेत्र का जो एक भौगोलिक क्षेत्र का जो उसका जो क्षेत्र है वो दिखता है। जैसे कहीं कृषक जातियां हैं तो वो किस प्रकार का व्यवहार करती हैं, कहीं कोई पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, या जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं उनका व्यवहार जो है समुद्र से प्रतिबंधित होता है। इसी प्रकार विश्व में अगर हम देखें तो सांस्कृतिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों में जो सांस्कृतिक जनसंख्या है वो अपना किस प्रकार से निर्वाह करती है, किस प्रकार का सांस्कृतिक वातावरण उन जनसंख्या के द्वारा तैयार किया जाता है, वहाँ की संस्कृति जो है। जैसे अगर मैं बात करूँ विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की तो विश्व में कुछ ऐसी सभ्यताएं संस्कृतियों ने जन्म लिया। जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत की आर्यों की जो संस्कृति थी उसकी एक विशिष्ट छाप आज भी नजर आती है, या भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में द्रविड़ संस्कृति की, या मैं बात करूं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कि मिस्र में जो पिरामिडों की संस्कृति थी वो किस प्रकार की संस्कृति थी, या मैं बात करूं चीन की सभ्यता की तो चीन की जो सभ्यता थी वहाँ के सांस्कृतिक वातावरण को किस प्रकार उसने जो है जन्म दिया, और उस क्षेत्र विशेष में जो लोग रहते हैं उन्होंने एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण को पैदा किया जिसके कारण वो एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है सांस्कृतिक जो क्षेत्र हैं वो एक दूसरे के अंदर समाने लगे हैं। ज़्यादातर अगर आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदलने लगी हैं। तो इन सब का अध्ययन जो है हम सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अगर हम देखें इसके साथ ही तो नई अगर हम पृथ्वी के ऊपर मानव समुदाय के जन्म से लेकर के और वर्तमान समय तक देखें और इन चीज़ों का कि मानव किस रूप से आज वर्तमान आधुनिक रूप में आया है, मानव ने कौन कौन सी सभ्यताओं को जन्म दिया, कौन सी सभ्यताएं खत्म हो गई, कौन सी सभ्यताएं आज वर्तमान में एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, या और जो हड़प्पा या इंडस सिविलाइजेशन की बात करूं, या चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करूं, या अन्य जो भारत में किंगशिप या जो यूनान की बात करें जहाँ सिकंदर का जो समय था अलेक्जेंडर द ग्रेट का, तो ये सब चीज़ें खत्म हो गई। किन राजाओं ने किन किन क्षेत्रों में शासन किया, उनकी अपनी क्या व्यवस्था थी, वहाँ का उस वक्त का भौगोलिक वातावरण कैसा था। अगर आज हम देखते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारी जो एविडेंस मिलती है वो रामायण और महाभारत से मिलती है कि तत्कालीन उस पर्टिकुलर समय में किस प्रकार भारत में वातावरण था, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र थे। इन सभी बातों का अध्ययन जो हम ऐतिहासिक भूगोल में करते हैं कि भूगोल में जो है किस तरह का जो जन्म पहले के माध्यम से होकर के वर्तमान समय तक आया है, किन किन रूप में पृथ्वी में या पृथ्वी के धरातल पर मानव के द्वारा बदलाव लाए गए हैं, या प्राचीन समय में जैसे आज हम ऐतिहासिक भूगोल में इस बात का अध्ययन करते हैं कि किसी काल में
राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल था वो एक हरा भरा उद्यान के रूप में था, यहाँ खेती होती थी और यहाँ वेद लिखे गए थे। लेकिन इस बात का जो एविडेंस है हमें इजिप्शियन पिरामिड से मिलता है। वर्तमान समय में यहाँ जलवायु शुष्क होने के कारण ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र के रूप में है। और वर्तमान में भी अगर इंदिरा गांधी नहर आने के पश्चात यहाँ के अंदर वापस जो है एक बहुत हरा भरा क्षेत्र के रूप में ये विकसित हो रहा है। तो इन सब पिछली चीजों का अध्ययन जो है हम ऐतिहासिक भूगोल के रूप में करते हैं। इसके बाद विश्व के विभिन्न भागों में जो लोग हैं उनके जीवन की जो रूपरेखा है वो किस प्रकार, उनका शारीरिक क्षमताएं, उनकी इम्यून सिस्टम, उनका खान पान और उसके अध्ययन को हम जो है चिकित्सा भूगोल से जोड़ते हैं। अगर हम देखें तो कुछ स्थान विशेष के लोग दीर्घायु होते हैं, कुछ स्थान विशेष के लोग जो है वो अल्पायु होते हैं। जहाँ मौसमी, अगर मैं बात करूं अफ्रीका के घने जंगलों की, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट या जो है मौसमी बीमारियां पैदा होती हैं जिनके कारण मनुष्य अत्यधिक रूप से प्रभावित होता है। जबकि अगर मैं बात करूं जापान की या कोरिया की, तो वहाँ कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके द्वारा मनुष्य जिनका उपयोग करता है और उनको दीर्घायु प्राप्त करता है। वहाँ पर आज भी जो वर्तमान समय में जो इस तरह के अनुसंधान होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं कि कहाँ मनुष्य की आयु सर्वाधिक पृथ्वी के क्षेत्रों पर पाई जाती है, किस प्रकार का भोजन या किस प्रकार का औषधीय जो वो उपयोग करते हैं साधनों का, जिसके कारण तो इन सभी बातों का कि शारीरिक रूप से कौन सा व्यक्ति कहाँ का, शीतोष्ण कटिबंध का या गर्म जलवायु का वो ज़्यादा जो है ताकतवर है या कमजोर है, किस प्रकार की जो है जीवन शैली वो विकसित कर रहा है या जिसमें वो रह रहा है, ये सभी बातों का अध्ययन जो है हम भौगोलिक रूप से चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत करते हैं। एक और आता है जो वर्तमान में जिसको हम कहते हैं मिलिट्री ज्योग्राफी, और इसका बड़ा महत्वपूर्ण एक जो है भूगोल के अंदर अपना स्थान है। और वो इसलिए भी है कि ज़्यादातर जो है आज वर्तमान समय में कई देशों में बड़ी अपना जो है विस्तारवादी नीति की जो एक जो होड़ लगी हुई है, जिसके कारण जो है किस प्रकार प्रत्येक देश अपनी सेनाओं का विकास करते हैं अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए। अगर मैं भारत के उदाहरण से दूं तो भारत में जहां एक सैनिक 50 डिग्री के टेम्परेचर में रहता है, वहीं वो -50 में भी लद्दाख या सियाचिन वाले क्षेत्रों में निवास करता है। तो इस प्रकार 100 डिग्री के वातावरण में उसका अनुकूलन किस प्रकार होगा, किस प्रकार के ढाल होंगे, किस प्रकार की नदियाँ या दलदल पाई जाएगी, तो इन सभी सीमाओं के ज्ञान के बारे में किस प्रकार उसको किन परिस्थितियों में लड़ना है और किस प्रकार से उसको भोजन उन अपने विशेष परिस्थितियों में प्राप्त करना है, ये सब हम जो अध्ययन करते हैं वो सारा जो है सैन्य भूगोल या मिलिट्री ज्योग्राफी में किया जाता है। तो आज के इस व्याख्यान में मानव भूगोल की जिन शाखाओं के बारे में हम अध्ययन आगे करेंगे, उन शाखाओं के बारे में कि मानव भूगोल शास्त्र जो है किन शाखाओं के रूप में आज अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ है, इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।